पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, आँखों से ही सिसक रहे जज्बात तेरे मेरे, जाने कैसे रूठ गए हालात तेरे मेरे, कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, अल्फाज तेरे मेरे। दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है, शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप और हमारे आज के कार्यक्रम जिसका नाम है कवि मन के संग में, इस कवि में पहले श्रृंखला के रूप में हमारे साथ आज मौजूद है भरत द्विवेदी जी, जो बहुत अच्छे गीतकार भी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं और जितने अच्छे वो लिखते हैं उतने ही बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्रस्तुति कौशल भी है उनका। तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले भरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आरजे न्यूज़ का करना चाहूँगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा यही मानना है कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी न्यूज़ चैनल में जाके इंटरव्यू दूँ, लेकिन ये आप लोगों का बड़प्पन है कि हम जैसे लोगों को या हम जैसे कलाकारों को आप एक मंच दे रहे हैं, और ये कार्यक्रम जो आपने आरंभ किया है उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत सफल हो। और बस इसी के साथ अपन बात शुरू कर जी। तो मैं चाहता हूं भरत जी कि हमारी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत में आप कुछ, आपकी जो पंक्तियां हैं, आपके गीतों के मुक्तक बहुत वायरल हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ मुक्तक हमें सुनाकर इस कार्यक्रम को शुभारंभ हैं। देखिए, एक मुक्तक जो है अभी हाल ही में मैंने लिखा, और मुझे लगता है कि कवियों की भूमिका क्या समाज में होनी चाहिए, कवि को क्या लिखना चाहिए, उसी भूमिका पर एक मुक्तक मैं जो है वो पढ़ना चाहता हूँ कि हम स्वर्ण की तुला से लौह तौलते नहीं, जब स्वर्ण की तुला से लौह तौलते नहीं, पीयूष के कलश में सुरा घोलते नहीं, फिर चारणों को गीत भी कैसे कहें भला। चारण मतलब पहले राजाओं के दरबार में कुछ कवि हुआ करते थे जो उनकी तारीफ में ही कविताएं लिखते थे। फिर चारणों को गीत भी कैसे कहें भला, फिर चारणों को गीत भी कैसे कहें भला, दरबार की जुबां तो कवि बोलते नहीं, दरबार की जुबां तो कवि मुझे अभी आपने जो कहा उसके हरिओम पवार साहब याद आ गए। उनकी एक कविता, क्योंकि मैं भी साहित्य में बहुत रुचि रखता हूँ, कि हम वो कलम नहीं हैं जो बिक जाते हैं दरबारों में, हम शब्दों के दीप शिखा हैं अंधियारे चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत। वाह, डाकू को डाकू की हिम्मत कर। तो चलिए अब इसी में अब बचपन के बारे में कुछ बताइए भरत जी, कि आपका बचपना कैसा था। और कहते हैं कि जो साहित्यकार होता है या जो कवि होता है उसको बचपन से ही जो सोसाइटी का जो मीटर है उससे बाहर माना जाता है, क्योंकि उसकी जो शुरू से संरचना रहती है, उसके जो पसंद रहते हैं वो अन्य बच्चों से अलग ही उसको एक धारणा लेकर जाते हैं, अलग दिशा में। तो आपका बचपना कैसा था और आपने पहली कविताएं कब? बचपने के बारे में बताऊं तो राजनांदगांव जिले में एक छोटा सा गांव है आसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा गांव है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक मैंने उस गांव में ही पढ़ाई की। मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं, अभी राजनांदगांव में रहते हैं, मेरे दादा दादी, और एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है। मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं, उनके पीछे सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की 10वीं तक। और गांव का एक माहौल जो होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, नदी के किनारे खेल रहे हैं, बगीचे हैं, और गांव के जो खेल होते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कुतर डंडा, पिचरंगा और अन्य गिल्ली डंडा है, भंवरा है, बाटी है, ये सब खेलकर ही
बड़े हुए। और उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि साहित्य क्या है और कविताएं क्या है, छंद क्या है। ये बस जितना सिलेबस में है, जितना हिंदी के सिलेबस में है, उतनी ही जानकारी हुआ करती थी। एक आदत जो मुझे लगता है कि मेरा झुकाव पहली बार उस तरफ हुआ कि ग्राम पंचायत में उस समय में एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी और प्रेमचंद जी की किताबें हुआ करती थी बहुत सारी। तो मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। तो गर्मी के दिनों में वहाँ से प्रेमचंद जी की मैं किताबें ले आया करता था, पढ़ता था, फिर वापस कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक रुचि, शायद अभी मुझे लगता है, उस समय तो ये ज्ञान नहीं था कि मैं कहूँगा नहीं, मुझे बड़ा मालूम था कि मैं एक दिन कविताएँ लिखूँगा। तो वो शायद कहीं ना कहीं मन में एक आ गया कि नहीं, इस क्षेत्र में रुचि है। फिर कक्षा 11वीं 12वीं एक डोंगरगांव करके कस्बा है, आप सभी जानते होंगे, रमन सिंह जी जो है पहली बार वहाँ से विधायक हुए। तो वहाँ मैंने 11वीं 12वीं की पढ़ाई की। तो वहाँ पे पहली बार जो है वो मैंने कुछ डायरी में अपने ऐसे तुकबंदी करके लिखना शुरू किया, एक दो लोगों को दे के, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा माहौल था स्कूल में। और फिर अपने तक ही रखा, उसको कहीं मैं बांटता नहीं था, किसी को सुनाता ही नहीं था। फेसबुक भी नहीं हुआ करता था कि पोस्ट कर दे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए और सीए की पढ़ाई के लिए मैं भिलाई आ गया। लगभग 5-7 साल वहाँ रहना हुआ। और 2012, 13, 14 में जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो जब सोशल मीडिया आया, फेसबुक आया, ऑर्कुट आया, उस समय ऑर्कुट हुआ करता था, तो वहाँ धीरे धीरे अपनी बातों को, अपनी लेखनी को, उसको मैं कविताएं तो नहीं कहूँगा, वो गद्य के रूप में कुछ ऐसे ही लिख दिया करते थे। तो पोस्ट कर दिए, तो कुछ लोगों ने सराहा कि नहीं, आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी बात कही है आपने, कुछ नई बात कही है। तो वहाँ से प्रेरणा मिलते मिलते फिर जो लॉकडाउन का समय था कोविड के टाइम में, मुझे लगता है कि मैंने पहली बार उस समय, मतलब मेरी बहुत लंबी यात्रा नहीं है कविताओं में या गीतों में। उस समय फिर मैंने कुछ लोगों से सीखा कि भाई मीटर क्या होता है, बहर क्या है, छंद किसे कहते हैं, मुक्तक किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं, कविताएं क्या है, गद्य क्या, सब। और फिर लोगों को थोड़ा पढ़ना भी शुरू किया मैंने। तो फिर यही जर्नी है। और सामान्य परिवार से होने के कारण अनुभव बहुत सारे आपको मिलते हैं। आप हम सभी जो है मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, तो हमारा जीवन जो है वो अनुभवों पर आधारित है। पुस्तकों से ज़्यादा जो है हम, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम आसपास के माहौल से सीखते हैं कि गरीबी क्या है, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार कैसे, या रिश्ते क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो बस वही थोड़ी बहुत मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको मैं कविताओं में, गीत में लिख पाऊँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम अनुभवों से सीखते हैं जी। तो पहली रचना अगर आपको याद हो, आप सुना पाएँ? पहली रचना तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो गद्य के रूप में हुआ करती थी, तो फिर मुझे याद नहीं। बाकी शुरू की रचना में मैं अगर आपको सुनाना चाहूँ तो एक गीत मैंने लिखा था, वो कहा जाए कि थोड़ा सा वायरल वो हो गया था, लेकिन बहर के दृष्टिकोण से और ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर भी वो गीत मैं सुनाता हूँ आपको कि कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, आँखों से ही सिसक रहे जज्बात तेरे मेरे, जाने कैसे रूठ गए हालात तेरे मेरे, कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, अल्फाज तेरे मेरे। क्या बात। तो इस गीत को लोगों ने सराहा, कहा भाई अच्छा है, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो पता चला कि ये कहीं इसमें गलतियां हैं, तो अभी मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। बाकी ये गीत जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है जी। आपके पसंदीदा शायरों में आप किन किन को देखते हैं या किन से आप प्रेरणा लेते हैं? प्रेरणा तो मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो हमारे जनरेशन में जितने लोग हैं, मेरी उम्र के जितने लिखने वाले लोग हैं, या मेरी उम्र से 2-4-5 साल बड़े या 2-4-5 साल छोटे, आज की डेट में जो स्टार हैं कवि सम्मेलनों की दुनिया में, जिन्हें हम अधिकतर देखते हैं सोशल मीडिया में, वो डॉक्टर कुमार विश्वास सर जी हैं, आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर जी हैं। इनको हम देखते हैं और एक प्रेरणा हम लेते हैं कि काश जो है हम इनके जैसा बन पाए, इनके जैसा लिख पाए, इनके जैसा हमारा स्टारडम हो। और कहा जाए कि एक प्रेरणा वहाँ से मिली। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो किताबें जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स की हम किताबें पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो फिर आप अपनी पसंद जो है वो डेवलप करते हैं कि नहीं, मुझे जो है इस तरीके की कविताएं जो है अच्छी लगती है। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी यात्रा के साथ आप शुरू में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है वो सरल कविताएं अच्छी लगती हैं कि एक बार में जो फट से आपको समझ में आ जाए।
या आपका इंटरेस्ट जिसमें होता है कि अगर आप प्यार में हैं तो आपको श्रृंगार की कविताएं अच्छी लगेगी, अगर आप रास से बहुत ज़्यादा जो है आपका लगाव है और तो आपको हो सकता है कि वीर रस की कविताएं आपको अच्छी लगे। फिर आप अगर आप समाज को देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जैसे भी अर्थव्यवस्था है, तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ उस विचारधारा की जो कविताएं हैं वो आपको अच्छी लगे। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मेरा भी टेस्ट जो है वो चेंज होते रहा और अभी भी चेंज हो रहा है। कभी मुझे ये राइटर अच्छे लगते हैं तो कभी वो राइटर अच्छे लगते हैं। बाकी सच कहूँ तो पुराने रामधारी सिंह दिनकर जो है वो मेरे पसंदीदा लेखक हैं। उनकी जब मैंने पहली बार रश्मि रथी पढ़ी तो लगा कि कविता किसे कहते हैं, हम सबको ये सीखना चाहिए कि कविता क्या है। उसका मानक जो है रश्मि रथी को मैं मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, वो होना चाहिए। अच्छा भरत जी, अभी आपने कवियों की बात की, मुझे मनोज मुंतशिर साहब जो लिरिसिस्ट हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि अच्छा लिखने के लिए ज़िंदगी में प्यार का होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत अच्छा लिखने के लिए उस प्यार का खोना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके जीवन में प्रेम भी है, इश्क मुकम्मल भी हुआ और आप बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं। तो ये संतुलन आपके जीवन में कैसे आया? और 2014-15 से जो मेरी पत्नी है अभी प्राची जो है वो मुझे मिली और उसके बाद उनके साथ बहुत लंबे समय तक मैंने जीवन बिताया। और प्रेम को विवाह में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं, सामान्य परिवार के हम सभी लोग हैं, तो जो कठिनाइयाँ बाकी लोगों को झेलनी पड़ती है वही कठिनाइयाँ मुझे भी हुई। और उस कठिनाई में बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप जिसे एक पल में पसंद कर लेते हैं उसको पाने के लिए आपको बहुत लंबा समय और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है अपने जीवन से। मुझे भी कुछ नुकसान हुआ। अब भी कहा जाए कि अगर मैं कैरियर पे कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं शायद प्रेम में नहीं होता तो कैरियर में हो सकता है मैं कुछ और बड़ा अधिकारी बन जाता या और कुछ मैं हासिल कर लेता। पर जो मुझे मिला है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और वो भौतिक दुनिया के लिए जो उपलब्धि है उस उपलब्धि से मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई और व्यवसाय है, कविताओं को लेके, साहित्य को लेके यह माना जाता है कि इसके साथ पैसा कमाना या जीविका चलाना बहुत कठिन है। मेरे साथ ये सबसे अच्छी बात है कि इस काम के लिए हमेशा जो है मुझे अपनी पत्नी से जो है वो समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, मेरे माँ बाप से मुझे सहयोग मिलता है। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। अच्छा भरत जी, एक निदा फाजली साहब हैं, उनकी 2 लाइन मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि जो हो एक बार वो हर बार नहीं होता, जीवन में एक ही से हो प्यार हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। तो आपके जीवन में मतलब आप प्रेम को किस नज़रिए से देखते हैं? प्रेम की क्या परिभाषा है आपके नज़रिए से? मेरे नज़रिए से प्रेम की परिभाषा मैं अगर कहूँ क्या कहना चाहूँ तो खैर प्रेम इतना बड़ा विषय है कि मैं मुझ जैसा सामान्य इंसान जो है वो उसको परिभाषित नहीं कर सकता। फिर भी मुझे प्रेम मतलब वो विषय है कि जहाँ आपको ये लगता हो कि आप जीवन के सबसे अच्छे पल को उस दौर में जीते हैं और सभी चीज़ों से बढ़कर मतलब मैं अगर कहूँ कि भौतिक दुनिया जो है उससे बढ़कर जब आप उन चीज़ों के सुकून से बढ़कर जिस संबंध में आपको सुकून मिलता है वही प्रेम है। चाहे वो माता पिता के लिए प्रेम हो, चाहे वो आपके दोस्त यार हों, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे जो पिता बन चुके हैं वो उनके लिए उनके बच्चे हों। तो वो प्रेम जो है वो मतलब ऐसा विषय है जो वो सबके लिए अलग अलग उनकी परिभाषाएं हैं और सबके लिए अलग अलग माध्यम है जिस तरीके से वो प्रेम जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। आपका एक गीत है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, जो पापा पे है। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो अपने पापा को गले लगाने से पहले भी सोचते हैं, एक सपना होता है बच्चों का। क्योंकि हम लोग जिस दौर में हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक आर्थिक चुनौतियां भी होती हैं और उन चुनौतियों में परिवारों से एक गैप भी आ जाता है। तो आपका एक गीत है जो पापा पे है, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ आपसे, एक मुक्तक हमारे दर्शकों को सुनाइए। उस गीत के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 2005 में मैं घर से कह लीजिए कि निकला आगे की पढ़ाई करने के लिए। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे, फिर मैं डूंगर गांव में रहा, फिर मैं भिलाई में रहा, फिर 2015 से मैं रायपुर में हूँ। तो घर से जब हम पहली बार भेजे जाते हैं बाहर
आप सबके जीवन में भी हुआ होगा, तो ये कह के भेजा जाता है कि भैया पढ़ना जरूरी है, कमाना जरूरी है, और आपने जहाँ जन्म लिया है और आप जहाँ कर्म करेंगे, अधिकतर मामलों में ये होता है कि वो दोनों अलग अलग होते हैं, और तभी शायद जो है आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये कहकर हमको भेजा जाता है। लेकिन समय बीतते बीतते आपको एक टाइम पे ये रियलाइज होता है कि आपने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल जो है, चाहे वो आप अपने माँ बाप के साथ बिता सकते थे, वो आपने खो दिए। 2005 से मैं घर से बाहर हूँ, 2023 में आज हम खड़े हैं, तो 5 साल, 15 और 3, 18 साल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के उस प्रेम से वंचित रह गया जो मैं 365 दिन उनके साथ बिताता। एक रात ऐसे ही बैठे थे, ऑफिस में हम काम करते हैं, कई बार अच्छा दिन बीतता है, कई बार खराब दिन बीतता है, स्ट्रेस में रहते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, आप अकेले होते हो, आप अकेले में रो भी लेते हो। तो उस दिन मुझे लगा कि अगर जैसे बचपन में होता था कि हम परेशान हैं तो हमारे माँ बाप जो है वो हमारा हाथ थाम लेते, भाई क्या समस्या है, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो, तो एक शेल्टर मिलता है, आप एक छत्र छाया में रहते हैं। बड़े होकर वो छत्र छाया जो है आप मिस करते हैं। तो इस गीत की उपज जो है उस भावना से हुई कि भाई मेरा हाथ अगर आप आज थाम लेते तो शायद जो दुनिया की चुनौतियाँ हैं उनसे मैं बच पाता। लेकिन ये भी सत्य है कि जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अधिक कठोर होते हैं, अधिक आप स्ट्रांग होते हैं। तो गीत आपको मैं सुनाता हूँ, उससे पहले मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में, पर मुझको दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में, पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है, शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। और एक मैसेज उनके लिए जो आजकल आत्महत्या कर लेते हैं, थोड़ी सी परेशानी क्या आई वो आत्महत्या कर लेते हैं, कि इस दुनिया में बाप हुए हैं केवल हंसकर जीने वाले, इस दुनिया में बाप हुए केवल हंसकर जीने वाले, तुमको थोड़े दुख में भी मर जाना अच्छा लगता है, कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना चला। उस गीत की कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना देता हूँ कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान आपको बता रहा हूं कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो माउंट एवरेस्ट नहीं है, बुर्ज खलीफा की इमारत नहीं है। सबसे ऊंचा स्थान क्या है सुनिए, कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई न साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। और पिता क्या करते हैं ताउम्र, कि तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, हमसे दूर किया है जैसे पीड़ा की परछाई को, मांगे तुमने पूरी कर दी बेटे के बिन मांग के ही, बेच दिया सारा कुछ अपना बेटी की शहनाई को, और खुद को खर्च किया है तुमने, खुद को खर्च किया है तुमने करने सब आबाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। गीत बहुत लंबा है। मैं जानता हूँ जितने दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो जब गीत सुनेंगे तो ज़रूर अपने पिता को याद करेंगे और भावुक ज़रूर होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ भरत जी, आप अपने जीवन में कहें तो साहित्य के क्षेत्र में भी, चाहे वो निजी जीवन हो, आप सफल हैं, लेकिन बहुत से जो युवा नवोदित कवि हैं, जो नवोदित साहित्यकार हैं,
उनको आप भरत द्विवेदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में उनको लेकर? संदेश तो मैं क्या ही दूं, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूं कि मैं अपनी यात्रा पे हूं और अभी बहुत कुछ करना है। मैं अपने आप से अभी भी इसलिए असंतुष्ट रहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, मैं उतना नहीं पढ़ पाता हूं। ये मतलब ये मेरा मानना है, मैं अपने लिए ये सोचता हूं। और एक आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में संभावनाएं क्या है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है। अगर आपने कल या परसों का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ के हमारे बहुत बड़े कवि हैं श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, उनको भी एक पुरस्कार मिला है। अमेरिका की कोई एक पैन करके संस्था है, उन्होंने उनको पुरस्कार दिया है। तो वो भी छत्तीसगढ़ के हैं और बहुत काफ़ी समय से जो है वो रचनाएँ कर रहे हैं। तो कई बार जो है आपकी यात्रा लंबी हो जाती है सफलता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको उनसे ये सीखना चाहिए कि आप अपना काम करते रहिए, लोग आपको। तो जितने नवोदित कलाकार, नवोदित कवि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो उनको संदेश है भरत जी का कि एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। बिल्कुल। जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप में वो आ जाएगी कि आप लिख लेंगे। भरत जी, मेरा आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का, आप छत्तीसगढ़ी में गीत भी लिखते हैं जी, और हम जानते हैं उसका एल्बम भी 2 मार्च को यानी कल रिलीज होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आपने छत्तीसगढ़ी की बात की है तो मैं उत्तर जो है छत्तीसगढ़ी में देना चाहूँगा कि मैं हो छत्तीसगढ़ के निवासी है ना भाई, यहीं के रहिया हूँ मैं। वैसे बात बताया कि आसरा गाँव है मोर, राजनांदगांव जिला में। और छत्तीसगढ़ी जो है हमारे बोलचाल की भाषा है, गाँव में भी माँ से हो चाहे पिताजी से हो छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ी मोला उतना ही प्रिय है जितना आप सब भाई मन ला है या आरजे न्यूज़ के दर्शक मन ला है या आरजे न्यूज़ ला है। और ये क्षेत्र में भी एक ये प्रयास ये है कि अपन भूमि के लिए, अपन मिट्टी के लिए भी, मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं कोई सेवा करत हूँ, मैं अपन कर्तव्य ला निभात हूँ। हम सबके ऊपर एक कर्जा है हमारे महतारी के, छत्तीसगढ़ महतारी के, कि जे मिट्टी के हमन खातन, जी हाँ हमन पलेन बढ़ेन, ओखर लिए हमन अपन दायित्व पूरा करन, हम का सेवा करबो। तो बस वही क्रम में मोरो जे भाई मोर प्रतिभा है या जो मोर में थोड़ा बहुत गुण माँ सरस्वती दे है, वो माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी गीत लिखूँ, कविता लिखूँ। तो अभी इस श्रेणी में एक तो पिक्चर हुई है जिमी कांदा, बड़ा स्वादिष्ट सब्जी होते हैं, आप सब जन जानते हो। जिमी कांदा पिक्चर रिलीज हुई है 7 अप्रैल के, उनमें 6 गाना है कुल, उनमें 4 गाना मोर लिखे हैं। एक भगवान राम के ऊपर गाना है, एक होली के ऊपर गाना है जो कल रिलीज हुई है, और 2 ठो इसे प्रेम के गाना है। तो आप मन से भी आग्रह है कि गीत लब जरूर सुनो। और राम गीत मोर ये आपला दावा है कि राम जी के ऊपर लिखे गीत जो लगभग रामनवमी के आसपास रिलीज हुई, मोरा लिखते कि मैं आज तक के लेखनी में छत्तीसगढ़ी में ओखर से अच्छा कुछ नहीं लिखे हूँ, तो जरूर सुनूँ और बस महतारी की सेवा करना है जी। तो होली में आपका गीत आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। होली के गीत के बारे में यही कहना है कि भाई होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, मौज मस्ती का त्यौहार है, और उसी भूमिका में, उसी रंग में एक गीत है कि फिल्म की कहानी होली के मोड़ पे जिस तरीके से आगे बढ़ती है, तो उस कहानी के कहा जाए कि उसके आसपास का ही ये गीत है। कल सुनिए, कल 2 अप्रैल को 7 बजे जो है वो गीत जो है वो रिलीज़ होने वाला है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कल जो है 2 मार्च यानी कल जिस दिन आज रिकॉर्ड हो रहा है 1 मार्च को, कल 2 मार्च को हमारे जो भरत द्विवेदी जी हैं उनका गीत एसों के होली कमाल रे के नाम से एल्बम रिलीज होने वाला है यूट्यूब में। तो आप सब सुनिए और उन्हें देखिए किस तरह की वो रचनाएं, उनका प्रस्तुति कौशल है और वो किस तरह से लिखते हैं। तो भरत जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है जी। जैसे किसी भी साहित्य, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कला का क्षेत्र हो या कविताएं की क्षेत्र हो, जब भी कोई बात होती है तो हम बड़े साहित्यकारों को ढूंढते हैं या हम किसी दूर ऑस्ट्रेलिया विदेशों के साहित्यकारों का नाम बताते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं अपनी माँ की गोद में, तो ऐसे कलाकार हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम ऐसे कलाकारों को डिमीन कर रहे हैं, ऐसे कलाकारों को नकार रहे हैं? बड़े कलाकारों को नाम लेकर, वो बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन आपका फर्ज भी है कि आप अपने आंचलिक कलाकारों को नाम लेकर, वो बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन आपका फर्ज भी है कि आप अपने आंचलिक कलाकारों को आगे बढ़ाएं, उनका सहयोग करें जी। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? एक्चुअली हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम दिखावे से बड़े प्रभावित हैं। बड़ा ब्रांड जहाँ पे देखते हैं कि ये फलाना कंपनी है, ये इस कंपनी का उत्पाद
चाहे अच्छा हो ना हो, पहले हम नाम के पीछे भागते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई हमारे गांव का एक कारीगर है, वो उससे अच्छे क्वालिटी का सामान बना रहा है, फिर भी हम वहाँ इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमको जो है पहले नाम की भूख रहती है। ये सभी क्षेत्रों में है, चाहे आप कोई वस्तु खरीदने चले जाएँ, किसी आप सेवा के लिए चले जाएँ, चाहे आप साहित्य में भी आएँ, तो पहले पायदान पर जो लोग पसंद करते हैं कि भाई मेरे को यहाँ कार्यक्रम करवाना है या मुझे कविताएँ पढ़नी है, गीत पढ़ने हैं, कहानी पढ़नी है, तो हम पहले देखते हैं कि भैया टॉप में कौन चल रहा है, किसका नाम चल रहा है। कई बार इस दौड़ में जो है हम आसपास के लोगों को भूल जाते हैं, हम उनको नकार देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब सलाह तो यही है, हालांकि ये बरसों से हो रहा है, फिर भी सलाह कह लीजिए या एक सीख कह लीजिए कि हमें थोड़ा सा आसपास में झांकना चाहिए। जो बड़े कार्यक्रमों में आप जाइए, छोटे कार्यक्रमों में भी जाइए, कई बार आपको बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे कुछ मित्र हैं यहीं, कई रायगढ़ के रहने वाले हैं, कोई कोरबा के हैं तो कोई दुर्ग के हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं वो लिखते हैं जो शायद आपको राष्ट्रीय पटल पर भी सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ उनकी कविताएं इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है या लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि उनका नाम अभी उस तरह से नहीं बढ़ा हुआ है जैसे बाकी साहित्यकारों का नाम है। यहाँ जाते जाते आप कुछ मुक्तक अपना कुछ सुना दे तो इसको कार्यक्रम को हम विराम दे सकते हैं। कार्यक्रम के विराम के पूर्व बस भगवान राम पर मैंने अभी 2-4 पंक्तियाँ जो लिखी है, सुनिएगा कि सब ही निकल पड़े हैं काम के ही रास्ते, सब ही निकल पड़े हैं काम के ही रास्ते, कुछ नाम दाम धाम जाम के ही रास्ते। रावण की राह में मुझे कितने मिले मगर, रावण की राह में मुझे कितने मिले मगर, बस कोई ना मिला तो राम के ही रास्ते, बस कोई ना मिला तो राम के ही रास्ते। और भगवान राम पर एक नई बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि ऐसा हुआ कि कुछ भरत को खास मिल गया, महलों के बीच पर्ण का आवास मिल गया। ऐसा हुआ कि कुछ भरत को खास मिल गया, महलों के बीच पर्ण का आवास मिल गया। पर पादुकाएं राज को संभालती रही, पर पादुकाएं राज को संभालती रही, किसने कहा कि राम को वनवास मिल गया, किसने कहा कि राम को। और आरजे न्यूज़ चैनल को, आपको और तमाम दर्शकों को फिर से मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया और इस लायक समझा कि मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भरत द्विवेदी जी, जो हमारे रायपुर के साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, बहुत अच्छे। और आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। और आगे की हमारा जो आज का कार्यक्रम है कवि मन के संग की अगली श्रृंखला में हम आपके बीच लेकर आएंगे एक ऐसे ही नए हमारे अंचल के साहित्यकार को, जो हमसे बात करेंगे, हमारे बीच मौजूद रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।